जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी टीआरई के लिए। जो बीपीएससी टीआरई आपका 3.0 आने वाला है, उसके लिए हम पढ़ेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था। अर्थात बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या योगदान है, और आज बिहार में कृषि कैसी है, और बिहार के खनिज कौन कौन से बिहार में खनिज उपलब्ध है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। ये आपके यूनिट 4 है। 3 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम यूनिट 4 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिहार की कृषि। अर्थव्यवस्था में सबसे पहला टॉपिक है कृषि। तो कृषि के बारे में बात करेंगे। बिहार एक मैदानी राज्य है। बिहार का लगभग 96% भूभाग मैदानी है। यह मैदानी क्षेत्र उपजाऊ जलोढ़ मृदा से संबद्ध है। जलोढ़ मृदा सिंचाई को प्रभुता तथा भौगोलिक अनुकूलता के कारण जो है बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। अगर आपसे पूछा जाता है तो बिहार कैसा राज्य है? बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार के लगभग 70% श्रमिक कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र पर आश्रित हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में 19.2% योगदान है। जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें 19.2% योगदान है बिहार की कृषि का। बिहार के कुल भूभाग में कृषि क्षेत्र कितना है? तो शुद्ध बुआई क्षेत्र की बात करेंगे तो यह है 54.2%, और कुल आकृष्य भूमि है वो है 45.8% है। बिहार के कुल भूभाग में कृषि सघनता की बात करेंगे तो सकल फसल जो क्षेत्र है ये आपका 72.97 लाख हेक्टेयर है, और शुद्ध बुआई क्षेत्र की बात करेंगे तो ये जो है 50.77 लाख हेक्टेयर है। सकल सिंचित क्षेत्र की बात करेंगे तो ये आपका 54.35 लाख हेक्टेयर है, और फसल सघनता की बात करेंगे तो ये जो है 144% है। अब हम बात करेंगे बिहार में फसल उत्पादन के प्रकार। बिहार में जो है 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं: रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। रबी फसल की बात करेंगे तो यह जो फसल है ये अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है। आप सभी को पता है जो रबी की फसल होती है ये हमेशा अक्टूबर नवंबर माह में, और कहीं कभी कभी दिसंबर तक भी बो देते हैं, ठीक है, और मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती है। रबी की प्रमुख फसलों की बात करेंगे तो उनमें सबसे पहली फसल आती है गेहूं। हम यहाँ पे लिखते भी जा रहे हैं, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है गेहूं है, गेहूं, चना, सरसों, मटर, आप भी चाहें तो लिख सकते हैं साथ में आलू। गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू, जौ इसके प्रमुख उदाहरण है ये, ठीक है। और अब बात करेंगे खरीफ की फसल। खरीफ की फसल में जो है ये जून जुलाई में माह में बोई जाती है तथा नवंबर और दिसंबर माह में काट ली जाती है। खरीफ की फसल कटने के बाद ही हम रबी की फसल बोते हैं, और धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। कौन कौन सा? धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, ये सभी जो है फसलें खरीफ की फसलें होती हैं। तो पढ़ेंगे हम जायद की फसलें। कौन कौन सी जायद की फसलें होती हैं? तो जायद की फसलों में आपका आते हैं ये रबी एवं खरीफ फसल के बीच 2-3 माह में उगाई जाती हैं। याद रखेंगे रबी और खरीफ की जो फसल होती है उसके बीच में जो 2 से 3 महीने का समय होता है उसी में ये जो है उगाई जाती हैं। ये अप्रैल और मई में बोई जाती हैं, जून जुलाई में काट ली जाती हैं। जैसे मक्का है, जूट है, मरुआ, तरबूज, ककड़ी, मूंग, लोबिया, पत्तेदार सब्जियां आदि इसके प्रमुख उदाहरण है। आपसे अगर कोई डायरेक्ट पूछता है तो आप बोल सकते हैं सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, मौसमी सब्जियां आप बोल सकते हैं। ये जो है लगभग जायद की फसल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका बिहार में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल चावल अर्थात धान की है, और दूसरी प्रमुख फसल है गेहूं। याद रखेंगे सबसे फेमस फसलों जो बिहार की है वो है धान अर्थात चावल की, और दूसरी है गेहूं की। प्रमुख फसल उसके उत्पादक एवं उत्पादकता वाले जिले। फसल सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले और सर्वाधिक उत्पादकता वाले जिले। चावल की बात करेंगे, चावल जो है सबसे अधिक रोहतास में होता है, उत्पादन रोहतास में होता है, और उसके सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला है पश्चिम चंपारण। गेहूं की बात करें, गेहूं में सबसे अधिक उत्पादन
रोहतास के द्वारा किया जाता है और इसका उत्पादकता वाला जिला है वो है बेगूसराय। मक्का की बात करेंगे, मक्का भी आपका कटिहार में होता है, कटिहार इसका सबसे अधिक उत्पादक जिला है और अररिया जो है इसका उत्पादकता वाला जिला है। दलहन की बात करेंगे तो दलहन जो फसल है इसके सबसे सर्वाधिक उत्पादन पटना में होते हैं और इसका जो उत्पादकता वाला क्षेत्र है वो है जहानाबाद। उत्पादन की दृष्टि से बिहार के 3 प्रमुख फल क्रमशः कौन कौन से? केला है 19.8 लाख टन, आम 15.5 लाख टन तथा अमरूद वो 4.3 लाख टन। ये जो है इसका एक औसत पैमाना मतलब रखा गया है। अगला है बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादन जो है मुजफ्फरपुर में होता है। यही क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था। अगर आप ये कोई बुक पढ़ लेते हो, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था, आप चाहें तो देख सकते हैं। जो एसएसटी वाला एग्जाम हुआ था, एसएसटी वाले एग्जाम में इसमें जो है पूछा गया था 6 to 8 वाला, 6 to 8 वाला जो हुआ था उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन पश्चिमी चंपारण। बिहार के कुल उत्पादन का 53% होता है और आपको अभी तक अगर आपने क्लासें देखी होंगी हमारी तो मैंने कम से कम 10 से 12 प्रश्न अभी तक बता चुके हैं इतनी क्लासों में कि बीपीएससी का ओनली इसी बुक से जो आज हम पढ़ा रहे हैं इसी से पूछा गया है। आपको यकीन ना हो आप पेपर लीजिए और हमारी बुक की बुक वो जो क्लास करवा रहे हैं क्लास को सामने रखिए और पेपर लीजिए। आपको 10 से 12 क्वेश्चन अभी तक सिर्फ अभी तक की क्लास में मिल जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट कंटेंट हमारे द्वारा करवाया जा रहा है। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक चाय उत्पादन कहाँ होता है? वो है किशनगंज। किशनगंज में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन की बात करेंगे तो सर्वाधिक जूट उत्पादन आपका पूर्णिया में होता है। अगला है बिहार में 2020-21 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 17.95 लाख टन अनुमानित है और बिहार में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र में 2016-17 से 2020-21 के दौरान 2.1% की दर से वृद्धि हुई है। अगला है कि बिहार जो है भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 6.6% उत्पादन करता है। तो बिहार है आपका पूरे भारत का 6.6% खाद्यान्न का उत्पादन अकेले करता है। वर्ष 2012 से अब तक बिहार राज्य को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। याद रखेंगे कृषि कर्मण पुरस्कार कितनी बार? ये 5 बार मिल चुका है बिहार को, याद रखेंगे। वर्ष 2011-12 में चावल के लिए इसको कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था। 2012-13 में गेहूं के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया। 15-16 में मक्का के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया और 2016-17 में मक्का के लिए दिया गया। फिर 2017-18 में गेहूं के लिए पुनः जो है इसको कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। 5 बार इसको कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, ये बात आप याद रखेंगे। बिहार में कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 3 कृषि रोड मैप का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया गया है। प्रथम कृषि रोड मैप 2008 से 2012, द्वितीय कृषि रोड मैप 2012 से 17 और तृतीय कृषि रोड मैप जो है 2017 से 2022 तक चला। ठीक है, तृतीय कृषि रोड मैप का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाकर 2023 भी कर दिया गया है। अगला है आपको राज्य सरकार द्वारा कृषि से जुड़े सभी विभागों को साथ लेकर कृषि के समग्र विकास के लिए एक समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अभी आपको पता है बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? वो है वर्तमान में फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, पहले से भी यही थे और यही अभी फिर से बन गए हैं क्योंकि इन्होंने अपना जो है गठबंधन तोड़ करके पुनः बीजेपी के साथ कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी की जा रही है। इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक होगा। इस रोड मैप में जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि विविधीकरण आदि विशेष पर बल दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे सिंचाई की। बिहार में जो सिंचाई कैसी होती है? बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? वो है नहर, सबसे पहला है नहर, नलकूप, पाइन, तालाब एवं कुआं। ये जो है 5 साधन है बिहार में सिंचाई के। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 64% हिस्सा नलकूपों द्वारा सिंचित होता है।
अगला है पशुपालन। पशुपालन की बात करेंगे तो कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बिहार में पशुपालन रोजगार एवं आय का एक प्रमुख साधन है। मतलब बिहार में पशुपालन को जो है रोजगार का और आय का एक प्रमुख साधन माना जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में 2019 में पशुओं की कुल संख्या 365.4 लाख थी। अगला प्रश्न है वर्ष 2016-17 से 2020-21 में के मध्य पशुधन में बिहार में 10% दर से वृद्धि हुई। अगला आपको वर्ष 2020-21 में पशुधन उत्पादन की स्थिति क्या थी। पहले है दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन की बात करेंगे तो ये जो है 115.01 लाख टन था। फिर अंडा उत्पादन आपका 301.32 करोड़ था। मछली उत्पादन की बात करेंगे तो जो 6.83 लाख टन था। और मांस उत्पादन जो है ये आपका 3.85 लाख टन था मांस उत्पादन। बिहार में पशुओं की संख्या की बात करेंगे प्रतिशत एवं अग्रणी जिले, तो पशुओं की संख्या प्रतिशत में है। गाय एवं बैल, गाय एवं बैलों की जो संख्या है वो है 154 लाख और ये 42% है, 42.1% पूर्णिया में है। ठीक है। भैंस की बात करेंगे तो 77.20 लाख भैंसे हैं और ये 21.2% मधुबनी में है। इसके मतलब अग्रणी जिले हैं ना जिसमें, तो अग्रणी जिला 42.1% के साथ पूर्णिया है, 21.2% के साथ मधुबनी भैंस के लिए है। बकरी की बात करेंगे तो बकरी जो है 128.2 लाख बकरियां हैं और 35.1% के साथ अररिया जिले में है। मुर्गी एवं बतख की बात करेंगे तो ये जो है 165.3 लाख कटिहार में है सबसे अधिक। अब हम बात करेंगे खनिज। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये होता है खनिज, मिनरल्स। खनिज जो है पृथ्वी के भूपर्पटी या भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों और यौगिकों को खनिज कहते हैं। इन्हें भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धात्विक एवं अधात्विक में विभाजित किया जाता है। बिहार से झारखंड के विभाजन के पूर्व बिहार में देश का लगभग 25% खनिज पाया जाता है। ये मुख्यतः छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। विभाजन के पश्चात बिहार में खनिज की मात्रा केवल 2 से 3% शेष रह गई है। और बिहार का विभाजन कब हुआ था? ये जो है बिहार का विभाजन आपका झारखंड से हो गया था 2000 में। ठीक है, 2000 में बिहार का विभाजन हो गया था, इसलिए ये यहाँ पर ओनली 2 से 3% ही खनिज शेष रह गए हैं। वर्तमान में बिहार में दक्षिणी सीमा पर धारवाड़ एवं विंध्यन क्रम की चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। बिहार में पाए जाने वाले मुख्य खनिज की बात करेंगे तो वह चूना पत्थर, पायराइट, अभ्रक, मैग्नीज, चीनी मिट्टी, क्वार्ट्ज और बॉक्साइट, ये जो है प्रमुख यहाँ पर खनिज है। अगला बात करेंगे खनिज उत्पादक या जिले और विशेषताएं। पहले आपका चूना पत्थर। चूना पत्थर की बात करेंगे तो ये आपको रोहतास जिले में मिलता है, रोहतास पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी पर। तो इसका प्रमुख जो विशेषता है, ये सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल होता है चूना पत्थर। रोहतास में सीमेंट कारखाना स्थापित है और चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए उपयोगी होता है। इस्पात उद्योग के लिए उपयोगी होता है, जो इस्पात उपयोग होता है उसमें भी चूना पत्थर प्रयोग किया जाता है। पायराइट, पायराइट की बात करेंगे, ये भी आपको रोहतास में मिलता है, अमझौर एवं बंजारी क्षेत्र में। और ये भारत के कुल भंडार का 95% बिहार में है। जो पायराइट है ये गंधक का प्रमुख स्रोत होता है। इसका उपयोग जो है उर्वरक उद्योग, कागज उद्योग, पेट्रोलियम शोधन आदि में प्रयोग किया जाता है। अभ्रक, अभ्रक की बात करेंगे तो ये नवादा, गया, जमुई और मुंगेर वाले 4 जिलों में प्राप्त होता है। और विश्व में सबसे उच्च कोटि का अभ्रक वो भी आपको कहाँ बिहार में प्राप्त होता है, ये याद रखिएगा। अभ्रक विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आदि में इसका उपयोग होता है। चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी में की बात करेंगे तो ये भागलपुर, बांका और मुंगेर 3 जिलों में प्राप्त होता है। और इसका जो उपयोग है चीनी मिट्टी का, ये बर्तन बनाने, विद्युत प्रतिरोध के रूप में उपकरण बनाने में प्रयोग होता है। और इसके अतिरिक्त और बात करेंगे तो चीनी मिट्टी में जो है वस्त्र अतिरिक्त जो वस्त्र, कागज, पेंट आदि उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट की बात करेंगे तो ये मुंगेर अर्थात खड़गपुर की पहाड़ियों जो और जमुई, गया इत्यादि जिलों में पाया जाता है। इसका उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है। अगला आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट की बात करेंगे तो ये मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ियों में मिलता है
और बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का उपयोग बृहद रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो खनिज दिया हुआ है सोना। सोने की बात करेंगे तो सोना आपका जमुई, कर, मिटिया, मुंगेर, पश्चिमी चंपारण इत्यादि में मिलता है और सोना एक बहुमूल्य धातु है। बिहार के जमुई में सोने के विशाल भंडार का पता लगाया गया है। अब लोग बात करेंगे सोरा। ये सब बिहार के प्रमुख खनिज हैं, इनको ध्यान से आप एक बार जरूर पढ़िएगा और याद भी रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। सोरा आपका सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण इत्यादि जिलों में प्राप्त होता है। सोरा जो है सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ अर्थात बारूद बनाने, पटाखा, कांच, इस्पात उद्योग में किया जाता है। क्वार्ट्ज की बात करेंगे, क्वार्ट्ज आपका जमुई, नवादा और गया जिलों में प्राप्त होता है। इसका उपयोग कांच, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। यूरेनियम, यूरेनियम की बात करेंगे तो ये आपको गया, नवादा वाले जिले में प्राप्त होता है और ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से बहुमूल्य होता है वो यूरेनियम। अगला है आपका स्लेट। स्लेट की बात करेंगे तो यह मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ी से प्राप्त होती है और इसका उपयोग सजावटी पत्थर के रूप में किया जाता है। मैंगनीज, मैंगनीज की बात करेंगे तो यह आपको गया और मुंगेर वाले जिले में प्राप्त होता है। मैंगनीज का उपयोग धातु निर्माण में किया जाता है। मुख्य रूप से इसका प्रयोग जो है इस्पात उद्योग में होता है। जो मैंगनीज है इसका मुख्य रूप से उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है। अगला है आपका एस्बेस्टस। एस्बेस्टस की बात करेंगे तो ये आपको मुंगेर जिले में प्राप्त होता है। इसका उपयोग कपड़े, कागज, छत ढकने एवं तख्ते बनाने में प्रयोग किया जाता है। एस्बेस्टस में आग नहीं लगने के कारण इससे बने कपड़े फायर फाइटर्स पहनते हैं। अगला प्रश्न गैलेना। गैलेना जो है ये आपको बांका में मिलता है, बांका जिले में, और इसका उपयोग परमाणु संयंत्र, रसायन उद्योग, पेंट उद्योग आदि में किया जाता है। अगला है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की बात करेंगे तो आपको पश्चिमी चंपारण में मिलता है और ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस जो है आपको पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जो आपको पूर्वी जिले हैं यहाँ पर प्राप्त होता है। ईंधन के रूप में जो है प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों आज की क्लास आपके यहीं पे समाप्त होती है। आपकी क्लास कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, आपके लिए एक सूचना है कि आप ये सब मत घबराइएगा कि आपका एग्जाम नहीं होगा। आपका एग्जाम जरूर होगा क्योंकि कैलेंडर बन चुका है और ये बीपीएससी करवाने जा रही है। तो आप ध्यान रखिएगा, आप लोगों का एग्जाम कंटिन्यू होगा। आप लोग तैयारी रखें, ऐसा ना हो कि एग्जाम की डेट जब आ जाए फिर आप पढ़ाई करना शुरू करें और फिर आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। इसलिए आप पढ़ाई जरूर करते रहें। और आप किस किस एग्जाम की तैयारी करते हैं चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।